हाँ, तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर सेकेंड तक का पूरा सॉल्यूशन दिया आपको। पूरा एक एक टॉपिक को बताया, पूरा क्रम वाइज बताया है। और आज हम चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड और यह पार्ट फर्स्ट है। बहुत दिनों बाद यह वीडियो आ रही है। कुछ प्रॉब्लम हो गया था और पिछले 3-4 दिनों से वीडियोज नहीं आई थी और 2 दिन से वीडियो आना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन चलिए हम फिर से बताते हैं आपको चैप्टर नंबर थर्ड पार्ट वन। इसके पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 2 तक के पूरे वीडियो को बताया है, पूरा टॉपिक वाइज बताया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया है चैप्टर नंबर 2 तक का। तो आप लोग अपना उसी से देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड आपका है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी द्रव स्थैतिक दाब। तो इसके बारे में हम पहले थोड़ा बातचीत करेंगे और उसके बाद कुछ टॉपिक हमने कंडक्ट किया है आपके चैप्टर से ही, आपका सिलेबस ही है। उसके बाद उसका हम पूरा नोट्स आपका कंप्लीट कराएंगे, मतलब आप लोग अपना नोट्स खुद बनाएंगे, हम अपने तरीके से इसको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी ने आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या क्या आपका आता है, मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, ये होता क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है, तो सब आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है आपको, इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपका हो जाता है कि प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, तो इन सब को हम बताने वाले हैं। तो जो द्रव स्थैतिक दाब होता है, आप लोग इंट्रोडक्शन में समझेगा। जो द्रव स्थैतिक का दाब होता है, यानी जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, यह द्रव की स्थिर अवस्था में द्रव द्वारा किसी संपर्क सतह पर डाला गया दाब होता है। क्या कह रहा है कि यह जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मान लीजिए यह कोई आपका लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो क्या कह रहा है इस द्रव स्थितिक दाब होता क्या है, द्रव की स्थिर अवस्था में। तो देखिए यह जो आपका इस वेसल्स में या जो बर्तन है, इसमें जो द्रव है, मान लीजिए यह किस अवस्था में है, आपका स्टैटिक अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में है। तो कह रहा है कि द्रव की स्थिर अवस्था में द्रव द्वारा, कि द्रव यह जो है स्थिर अवस्था में है और इसी के द्वारा ही क्या कह रहा है, संपर्क सतह पर, संपर्क सतह इसके कौन कौन से देखिए, ये सब तो इसका संपर्क सतह है। इस पर जो डाला गया दाब होता है वह सदैव क्या होता है, इस सतह के लंबवत होता है। किसके, इस वेसल्स की सतह के लंबवत होता है। या आप लोग सीधे ये समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए आपका क्या है, यह आपका क्या है, एक द्रव का पार्टिकल है। क्या है यह, मान लीजिए यह क्या है, यह द्रव की एक छोटी बूंद है। तो इस पर जो आपका द्रव दाब डालेगा वह लंबवत डालेगा। देखिए जैसे कि इस पर अगर दाब डाला तो लंबवत इसकी कैसा होगा, कैसे इसकी लंबवत होगा, और इधर भी दाब डाल रहा है तो यह भी इसके लंबवत डाल रहा है, इधर भी डाल रहा है तो क्या कर रहा है, इसके लंबवत से, और इधर क्या कर रहा है, इधर भी इसके लंबवत ही दाब यह क्या कर रहा है, दाब यह डाल रहा है किसके लंबवत, सतह के लंबवत। यानी आपको समझ में आया होगा कि द्रव की स्थिर अवस्था में, मान लीजिए यह द्रव किस अवस्था में है, आपका यह जो लिक्विड है यह आपका स्थिर अवस्था में है, और इसके स्थिर अवस्था में इसी द्रव द्वारा किसी संपर्क सतह पर, अब संपर्क सतह इसका बना दीजिए, मान लीजिए संपर्क सतह अगर हम कोई वेसल्स ले रहे हैं तो आपका वाटर है, तो इसकी सतह पर यह क्या करेगा, लंबवत हमेशा दाब डालने का प्रयास करेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि द्रव स्थैतिक दाब क्या होता है, कि वह दाब होता है जो कि स्थिर अवस्था में रहे और किसी संपर्क सतह पर क्या करें, लंबवत दाब डालें। तो आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझिएगा। यह जो है यह आपका कोई विसल है, बर्तन है, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, तो यह द्रव दाब किस तरह डालेगा इसके सतह पर, वह हमेशा लंबवत दाब डालेगा। ठीक, लंबवत दाब यह डालेगा। तो ध्यान रहे, आपको समझ में आया होगा क्या होता है। या आप अगर एक पार्टिकल लेकर समझें तो उसको भी अभी अभी हमने बताया, यह कोई द्रव का पार्टिकल है और इस पर जो दाब लग रहा है वह इसके लंबवत ही हमेशा लग रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए।
तो आपको ये समझ में आया होगा कि द्रव स्थैतिक दाब वह दाब होता है जो कि द्रव की स्थिर अवस्था में द्रव द्वारा ही किसी संपर्क सतह पर डाला गया दाब होता है, और यह जो दाब डालता है वह सदैव लंबवत कार्य करता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको कितना लिख लेंगे। अब चलिए जो टॉपिक हमारी स्टार्ट होते हैं उसको समझते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और यूनिट प्रेशर। प्रेशर आप लोग जानते होंगे प्रेशर क्या होता है, तो उसी का नाम आप लोग समझ सकते हैं, यूनिट प्रेशर भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी दाब तीव्रता भी उसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो पहले आप लोग इसकी इंग्लिश हिंदी दोनों में डिफिनेशन लिखिए। तो डिफिनेशन जहाँ तक मेरा अनुमान है आप लोग लिख चुके होंगे, तो चलिए इसको हटाते हैं और समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं। डिफिनेशन अपनी बुक में देखिएगा या अपनी जो कॉपी है जहाँ नोट किया आपने उसको देखते हुए समझिएगा। कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि प्रेशर इंटेंसिटी और यूनिट प्रेशर या जिसे आप लोग प्रेशर भी बोल सकते हैं, कह ये रहा है कि सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाए गए बल को एकांक दाब या इकाई दाब या दाब तीव्रता या दाब कहते हैं। कह क्या रहा है, सरफेस के यूनिट एरिया पर फ्लूइड द्वारा यानी द्रव द्वारा लगाए गए फोर्स को यूनिट प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी कहते हैं। समझिएगा। अब हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पूरा समझ में आएगा। बस सेम टू सेम वही बात है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। वेसल है, इसमें बर्तन, इस बर्तन में आपका लिक्विड या फ्लूइड या तरल वाटर कुछ भी जो है वो भरा हुआ है इसमें। और क्या रहा है कि सतह के एकांक क्षेत्रफल यानी इसका जो यूनिट एरिया है, इसका जो एकांक क्षेत्रफल है उस पर जो यह फ्लूइड है या जो फ्लूइड है, सब मान लीजिए फ्लूइड ही हैं आपके तरल ही हैं, इस बर्तन के सतह पर जो है जितना भी फोर्स लगाएंगे, जितना भी फोर्स इस सतह पर लगाएंगे किसी यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल पर, इसके जितना भी फोर्स यानी इसके क्षेत्रफल जितना भी फोर्स वो लगाएंगे उसको ही क्या कहेंगे, यूनिट दाब कहेंगे या प्रेशर इंटेंसिटी कह लेंगे या उसे ही हम प्रेशर कह लेंगे। वैसे भी आप लोग जानते हैं बल जो होता है वह प्रेशर डालने का प्रयास करता है। क्या होता है, बल बल क्या करता है, दाब लगा रहा है। मतलब वाटर पर जब हम दाब लगा रहे हैं, जब हम इस पर दाब लगा रहे हैं इसके एकांक क्षेत्रफल कर, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जब हम दाब लगा रहे हैं जो बल लग रहा है हमारा, उसको हम एकांक दाब या दाब तीव्रता हम लोग बोलते हैं। तो समझ में आपको आया होगा, समझ में आपको आया होगा। ठीक, फिर से समझिएगा। ये हो गया आपका कोई वेसल, कोई हो गया ये बर्तन, इसमें द्रव के पार्टिकल्स जो हैं इसमें भरे हुए हैं, इसमें पूरा क्या है टोटल, इसमें पूरा टोटल द्रव है। तो कह रहा है कि सतह के यानी सरफेस के यूनिट एरिया यानी इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा जो है फ्लूइड है इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है किस पर, इसके सतह पर, जो किनारे आपका यह पूरा सतह बना हुआ है, और द्रव द्वारा ही इसके जो एकांक क्षेत्रफल पर जो पूरा फोर्स लग रहा है उसी को यूनिट एरिया नहीं सॉरी यूनिट प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर बोलते हैं हाइड्रोलिक्स में। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग, डिफिनेशन भी आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो इसकी कुछ यूनिट्स भी तो होती होगी, तो यूनिट क्या है उसको समझते हैं। तो इसे हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और स्मॉल पी इज इक्वल टू होता है पी अपॉन ए। क्या होता है, पी अपॉन ए। यदि किसी सतह के क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल है वह ए है, पर कुल दाब जो लगाया गया है, कुल जो दाब लगा है इस पर वह क्या हो, पी हो। यदि किसी सतह के क्षेत्रफल यानी ए पर कुल दाब जो है पी हो तो क्या होता है, तो पी स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन ए होता है, ध्यान रखिएगा। और यही जो स्मॉल पी है इसी को हम लोगों का यूनिट प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इसकी यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो जो इसकी एम के एस यूनिट होती है, कौन सी यूनिट, एम के एस यूनिट जो इसकी होती है
उसे आप लोग लिख लीजिएगा। जो MKS यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक। और SI प्रणाली की बात करें तो SI प्रणाली में इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इतना हो गया। तो SI यूनिट बता दिया, MKS पद्धति में इसकी यूनिट को बताया हमने, इसका डिफिनेशन बताया, थोड़ा फिगर के बारे में बातचीत किया, उससे भी आपको समझाने का प्रयास किया, और फार्मूले को भी बता दिया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उसको भी लिख लीजिए। हम इस पर लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा। देखिए, इसकी एक CGS यूनिट भी होती है। डाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। CGS यूनिट जो होती है वो होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी एक CGS यूनिट होती है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक। अब किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने पास्कल होते हैं, या क्वेश्चन थोड़ा एग्जामिनर जो आते हैं वो लोग पूछ लेते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। देखिए, क्या बताया हमने, 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम अपॉन क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को 10⁻⁻², इसे मीटर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक। फिर क्या होगा, किलोग्राम अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये किस में है, ये आपका मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर होगा। इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसे हम जो किलोग्राम है उसको हम न्यूटन में बदल रहे हैं, तो क्या होगा, 10⁻⁴ इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। या इसे ही आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ कोने में लिखते रहें, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। या इसी को ही हम लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसे आप लोग पास्कल भी बोल सकते हैं, यानी 1 किलोग्राम। चलिए, इतना हो गया। अब आप लोग इसे सीधे लिख लीजिए, यानी आप लोग बोल सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक, ना हो गया। या आप लोग सीधे सीधे एक और फार्मूला लिख सकते हैं। ये सब यूनिट्स हैं, इनको ध्यान अगर आप लोग नहीं रखेंगे तो एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं करा पाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अभी तक हमने आपको एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बताया है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी रोके रहिए। हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्रम वाइज, चैप्टर वाइज आपको बता देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यूनिट आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने बुक में या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधे सीधे आप लोग लिख लीजिएगा, 10⁻⁴ किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बराबर हो जाएगा 1 बार, या इसे ही आप लोग एक ATM यानी एक वायुमंडल आप लोग जिसे बोल सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और यूनिट प्रेशर। तो इन सभी यूनिट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाली हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला आता है इसमें आपका टोटल प्रेशर। क्या आता है, टोटल प्रेशर यानी कुल दाब क्या होता है। तो दाब क्या होता है, दाब ये होता था कि सतह पर जो आपके वाटर के पार्टिकल होते थे, बल लगाते थे, ठीक, तो दाब हो जाता था। लेकिन टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन ही नोट डाउन कर लीजिए, कुछ समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो हम तो अभी समझाते ही हैं डेफिनेशन आपको। सिंपल है, बल था तो एक बल आप लोग लेते थे, कुल दाब यानी जितना बल यानी टोटल फोर्स
जितना सतह पर टोटल फोर्स लग रहा है उसी को टोटल दाब हम लोग बोल सकते हैं। यानी डिफिनीशन आपका क्या लिखा था? डिफिनीशन आपका ये लिखा था कि किसी तरल के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल उस तरल का उस सतह पर कुल दाब या संपूर्ण दाब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। ये है आपका वेसल, इसमें आपका लिक्विड जो है वह भरा हुआ है। लिक्विड इसमें आपका भरा हुआ है। क्या रहा है? किसी तरल द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल। ये जो है आपका क्या है? देखिए यह अंदर से भी फोर्स लगा सकता है बल, और अगर यह बर्तन आप लोग पानी में डुबोए हुए हैं तो यह बाहर से भी फोर्स अपना लगा सकता है। जब इसको आप लोग पानी में डुबेंगे और जब पानी इसके अंदर ही रहेगा तो अंदर से फोर्स लगाने का प्रयास करेगा। तो कह ये रहा है कि किसी तरल द्वारा किसी सतह पर, यानी ये जो आपके इसमें भरे हुए हैं तरल हैं जो आपके, कह रहा है कि इसके द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल। तो साइड में आपको इसकी सतह दिख रही हैं, तो इस पर यह जो तरल है आपके, जितने भी इस पर आपके तरल हैं, फोर्स जो भी लगा रहे हैं इस पर, इसके साइड में सतह पर जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसी को, उस तरल का हम, देखिए समझिए, किसी तरल के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल, किसी सतह पर लगाया गया कुल बल, तो कुल बल आपका इसके सतह पर यह लगा रहा है। ठीक, कुल बल, जो कुल बल लग रहा है उस तरल का, यानी जो इसमें लिक्विड है इस तरल का उस सतह पर, यानी जिस सतह पर यह फोर्स लगा रहे हैं, जिस सतह पर यह फोर्स लगा रहे हैं उस सतह पर कुल दाब या संपूर्ण दाब कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यही तरल जो है जितना भी दाब इस पर या जितना भी बल लगा रहा है, जितना भी बल लगा रहा है यह तरल, यही जो है इस सतह का, मतलब इस सतह का, इस सतह पर कुल दाब या संपूर्ण दाब कहलाएगा। फिर से समझिए, वेसल हो गया, लिक्विड इसमें हमने भर दिया। ठीक, अब कह ये रहा है कि इसका जो है यह जो लिक्विड है इस सतह पर जितना भी फोर्स आपके लगा रहे हैं, जितना भी इस पर आपका यह फोर्स लगा रहा है, ठीक, जितना भी बल यह लगा रहा है, तो यह बल लगा रहा है, तो यह जो तरल है, यह जो तरल है इसका कुल बल जो है उस तरल का उसी सतह पर, यानी जो कुल बल यह लगा रहा है, और यही तरल है, यही तरल है, और यही तरल जो है इस सतह का, इस सतह का, यानी इसका जो सतह है इसी सतह का कुल दाब या संपूर्ण दाब कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको ये भी बता दें, ये जो फोर्स रहेगा यह हमेशा किस नेचर का रहेगा? यह हमेशा कंप्रेसिव नेचर का रहेगा। इस पर जो फोर्स लग रहा है वह हमेशा कंप्रेसिव नेचर का रहेगा, कंप्रेसिव नेचर का रहेगा इस पर जो फोर्स लगेगा। ठीक, और उस सरफेस के लंबवत कार्य करेगा, जिस सरफेस पर यह फोर्स लगाएगा उसके लंबवत कार्य करेगा, जैसा कि हमने आपको बताया। यही मान लीजिए सरफेस है, तो इस पर जब आपका फोर्स लगाएगा कोई तरल, तो देखिए इसके यह लंबवत लगाएगा। ठीक, इधर लगाएगा तो इसके यह लंबवत ही लगाएगा, इधर लगाएगा तो इसके यह लंबवत लगाएगा, इधर लगाएगा तो इसके यह लंबवत लगाएगा। ठीक, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे आप लोगों को नोट जरूर कर लेना चाहिए। और इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी इकाई जो होती है वह किलोग्राम फोर्स होती है, या किलोग्राम बल जिसे बोल सकते हैं, या इसकी जो एसआई यूनिट होती है वह न्यूटन होती है। एसआई यूनिट जो होती है वह न्यूटन होती है, और एम के एस में किलोग्राम बल या किलोग्राम फोर्स होता है। तो समझ में तो आया होगा। अरे यार नहीं आया होगा तो फिर से पूछेगा, कमेंट कीजिएगा, कहीं पर कोई भी डाउट रहे तो आपको हम फिर से बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आप अपना अगला टॉपिक समझते हैं। पर अगला आपका आता है रिजल्टेंट प्रेशर, यानी परिणामी दाब। ये क्या होता है? परिणामी दाब क्या होता है इसको समझिएगा। तो डिफिनेशन इसकी पूरी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से समझा देते हैं कि परिणामी दाब होता क्या है। हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो डिफिनेशन तो नोट कर लिया आपने, तो इसको समझिएगा परिणामी दाब क्या होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ये कि
किसी सतह पर जो तरल द्वारा लगाया गया कुल बल होता है उस सतह पर तरल का संपूर्ण दाब कहलाता है। मतलब किसी सतह पर जो फ्लूइड द्वारा लगाया गया कुल फोर्स होता है उस सतह पर फ्लूइड का संपूर्ण दाब कहलाता है। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन आपने क्या यहाँ पर जो सतह हमने वर्ड बोला उसका अर्थ समझा? जो सतह हमने बोला उसका अर्थ समझा? तो ये जो सतह इसका मतलब हो गया एक समतल, समतल सतह की यहाँ पर बात की गई। ठीक, समतल। तो अब समझिए डिफिनेशन। डिफिनेशन आपका ये कह रहा था कि जब कोई सतह अनेक भिन्न समतलों से बनी हो, जब कोई सतह अनेक भिन्न भिन्न समतलों से बनी होती है तब उस सतह पर तरल द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में बल भी लगेंगे। जब आपका जो सतह है वह भिन्न भिन्न समतलों से जब बना रहेगा तो क्या होगा, जो फ्लूइड रहेगा, जो आपका फ्लूइड है, जब सतह आपके अलग अलग हैं, जब सतह आपके अलग अलग हैं, जैसे भी सतह हों, तो उस पर क्या करेगा, वह अलग अलग विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, अलग अलग बल भी लगाएगा। मतलब सतह आपका तो जब भिन्न प्रकार के सतह हैं तो उसके जितने दिशाओं में वह सतह आपका रहेगा, मान लीजिए इधर है, जिस भी साइड में रहे तो उसी प्रकार अनेक दिशाओं में यह क्या करेगा, अनेक दिशाओं में यह फोर्स भी लगाएगा। कौन? फ्लूइड। तो क्या रहा है कि जब कोई सतह अनेक भिन्न भिन्न समतलों से बनी होती है तब उस सतह पर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में बल भी लगाया जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में सतह पर तरल द्वारा विभिन्न दिशाओं में लगाए गए बलों का परिणामी जो होता है परिणामी दाब कहलाता है। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि विभिन्न विभिन्न सतह, मान लीजिए एक सतह इसी पर और है, फिर इसी में एक सतह और है, फिर इसी में एक सतह और है, इसी तरह सतह सतह कई सतह हैं। तो जब विभिन्न प्रकार के सतह हैं तो क्या होगा, जब विभिन्न प्रकार के सतह हैं, सतह से बना हुआ है तो यह भिन्न भिन्न दिशाओं में आपका फोर्स भी रहेगा, इधर से भी इधर से भी। अब सतह का जिस तरफ आपका प्लेन और सपाट जो होता है ऊपर नीचे जिस तरह से भी हो, तो इस पर अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में इस पर क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा। तो जब हम इन्हीं सभी फोर्सों को जोड़ लेंगे, इन्हीं सभी फोर्सों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, ठीक, इन्हीं सब फोर्सों का जो परिणामी होता है, इनका जो परिणामी होता है, इनका परिणामी निकाल लेते हैं तो वही क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर कहलाता है, रिजल्टेंट प्रेशर कहलाता है। ठीक, समझ में आया होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि यदि किसी समतल सतह पर दोनों ओर तरल द्वारा दाब लगाया जाए, मान लीजिए कोई समतल सतह है, इस पर इधर से भी फोर्स लग रहा है और इस पर दोनों ओर से फोर्स इस पर लग रहा है। यह कोई समतल सतह है, इस पर आपका दोनों तरह से फ्लूइड द्वारा आपका दाब लगाया जा रहा है, इस पर प्रेशर लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, तो दोनों ओर के संपूर्ण दाब के बलों का जो परिणामी रहेगा, यानी दाब मान लीजिए लग रहा है, दाब या फोर्स जो कुछ भी लग रहा है, तो दोनों ओर का, इधर ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों ओर के जो संपूर्ण दाब लग रहे हैं, यानी जो संपूर्ण इस पर प्रेशर या फोर्स जो भी लग रहा है, तो इनका परिणामी जो होगा, इनका जो परिणामी होगा तो यह इसी सतह का, इनका जो परिणामी होगा वह उस सतह पर लगाया गया, इस सतह पर जितना भी रहेगा उसका यह परिणामी दाब कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, परिणामी दाब। यानी इस पर जितने भी आपके फोर्स या प्रेशर लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ लगाए जा रहे हैं, तो इन संपूर्ण दाब के जो बलों का परिणामी रहेगा वही उस सतह पर परिणामी दाब कहलाएगा। ठीक, तो आपका समतल के लिए हो गया। मान लीजिए कोई वक्र रहे, कोई वक्र रहे, तो इस पर क्या होगा, तो इस पर भी तरल दाब आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर भी दाब का ऊपर वाला, क्षैतिज वाला, चाहे जिस तरफ जितने भी आपके लगे रहेंगे सबका परिणामी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इनको भी। ठीक, चाहे जो भी सतह रहे तो सबका परिणामी ले लेंगे तो टोटल आपका रिजल्टेंट प्रेशर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे आता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे जो है आपके क्षैतिज के लिए आएगा, यानी वर्टिकल के लिए आएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए आएगा, इंक्लाइंड के लिए आएगा। इनके लिए आपका एक डेरिवेशन तो नहीं करना है, आपके सिलेबस में नो डेरिवेशन लिखा हुआ है, आप लोग चैप्टर 3 में चेक कीजिएगा। इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजोइडल, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजोइडल और जो भी है वर्टिकल है, तो इन सब के लिए फार्मूला एक निकालना है, लेकिन आपको नो डेरिवेशन आगे लिखा होगा
तो कुछ स्टूडेंट लगते हैं डेरिवेशन करने और उनका कंप्लीट भी नहीं हो पाता और अच्छा उनका मार्क्स भी नहीं होता। तो डेरिवेशन नहीं करना है, ओनली फार्मूला आपको लर्न करना रहेगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जब आप लोग समझे रहेंगे तो आपको उसको हमें आगे बताने में आसानी होगी। तो सेंटर ऑफ प्रेशर में बहुत छोटा सा ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऑफ प्रेशर नोट कीजिए, कह ये रहा है कि किसी भी सतह पर दाब केंद्र जो है वह बिंदु होता है जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब या संपूर्ण दाब लगता है। तो समझा आपने कुछ? क्या समझा? कुछ नहीं समझा होगा। सतह आपका ये है, कोई भी सतह आपका रहे, इसका मान लीजिए सतह हमने मान लिया ये है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है, किसी भी सतह पर दाब केंद्र जो है वह बिंदु होता है जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब या संपूर्ण दाब लगता है। अभी अभी हमने आपको बताया, क्या बताया? टोटल प्रेशर बताया, रिजल्टेंट प्रेशर बताया। तो वही ये कह रहा है कि वह बिंदु होता है जहाँ से आपका परिणामी दाब या संपूर्ण दाब लगता है। टोटल प्रेशर या रिजल्टेंट प्रेशर आपका लगता हो, तो रिजल्टेंट प्रेशर हमने आपको बताया, टोटल प्रेशर बताया। तो अगर उसको आपने समझा होगा तो सेंटर ऑफ प्रेशर समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखिए क्या होता था रिजल्टेंट में, ऊपर से फोर्स लगे चाहे नीचे से फोर्स लगे, इन्हीं सभी फोर्सों को हम अगर जोड़ लेते थे, इन्हीं का परिणामी जो होता था वही परिणामी दाब कहलाता था। यही तो होता था। तो इसमें यह कह रहा है कि दाब केंद्र वह बिंदु होता है जिससे होकर, यानी इन्हीं सब से गुजर कर, यानी टोटल प्रेशर से और किससे, रिजल्टेंट प्रेशर से, इन्हीं सभी से गुजर कर इस सतह का जो है परिणामी दाब या संपूर्ण दाब लगता हो। तो देखिए जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर लगेगा वह आपके रिजल्टेंट प्रेशर और टोटल प्रेशर से पहले मिल लेगा, उसके बाद ही आपका सेंटर ऑफ प्रेशर लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमने आपको बताया है कि आगे आपका डेरिवेशन नहीं करना है, तो उसको हम फिगर से समझाएंगे। एक फिगर कुछ इस प्रकार से आपका बनाया जाएगा, ठीक इस प्रकार से बनाया जाएगा। यहाँ से कुछ ऊंचाई एच या जो भी माना जाएगा, इसका गुरुत्व केंद्र जी। इस प्रकार से आपका आगे एक डेरिवेशन है जो कि इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो वो सब आपको हम आगे बताएंगे। तो ध्यान रहे आप लोग हमारे साथ रहिएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो दाब तीव्रता होती है वह गहराई के साथ बढ़ती जाती है, यानी जितने ही जल में आप गहरे जाते जाएंगे तो जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वह बढ़ती जाती है। जितने ही आप गहरे जाएंगे तो इसकी दाब तीव्रता जो है वह बढ़ती जाती है। तो ध्यान रहे आपको। और जो दाब केंद्र की स्थिति होती है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर की स्थिति होती है, तो मान लीजिए आपका गुरुत्व केंद्र मान लीजिए यहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ है, तो क्या होगा, जो दाब केंद्र की स्थिति रहेगी, मान लीजिए जल ही के लिए आपका हम बोल रहे हैं, तो इसमें भी जल है इसमें जल है, मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पॉइंट पे जी है, तो इसका जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा, दाब केंद्र जो होगा, सेंटर प्रेशर जो होगा, वो हमेशा जी से नीचे ही होगा। ठीक, जी से हमेशा ही क्या होगा, नीचे होगा। और यह दाब केंद्र और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर कब होते हैं, ये तब होते हैं केवल हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक, तो अब अगली वीडियो में इन सब के बारे में कुछ आगे लंबी चौड़ी बातें की जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट करके फिर से बताइएगा, बताने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन अगर आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।